वंदे मातरम। आज 13 अप्रैल है। हर दिन घटनाओं से भरा हुआ होता है, 13 अप्रैल उससे अछूता नहीं है। पर इतिहास कितना क्रूर हो सकता है, कितना पीड़क, कितना मारक, ये 13 अप्रैल हमें बताती है। 13 अप्रैल 1699 खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। उसके ठीक 220 साल के बाद 13 अप्रैल 1919 एक ऐसी दुर्घटना, एक ऐसा नरसंहार हमारे सामने लाता है कि हम दहल जाते हैं। जलियांवाला बाग लगभग 28,000 स्क्वायर फीट का है। 1,000 स्क्वायर फीट में वहाँ एक कुआं है जिसमें से 120 लाशें मिली थी। 27,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में एक धार्मिक उत्सव के लिए, वैशाखी मनाने के लिए काफ़ी वहाँ पे लोग जमा हुए थे। अंग्रेज़ों ने उस पर गोलियाँ चलाई बिना किसी सूचना के, भागने का रास्ता नहीं था। लगभग 5,000 लोग वहाँ जमा हुए थे। सरकार के रिकॉर्ड में है कि 384 लोग मरे। चश्मदीदों का कहना था 2,000 से ज़्यादा, उनके सिविल सर्जन भी। आज ये प्रश्न उठ सकता है कि हम जलियांवाला बाग के प्रसंग पे क्यों बात करने आपके पास आए हैं। जापान में एक परंपरा है कि बच्चे का जब नाम स्कूल में लिखाया जाता है तो उसे हिरोशिमा और नागासाकी ले जाकर के दिखाया जाता है कि किस तरह वहाँ पे बम बरसाए गए, किस तरह उनके पूर्वजों को वहाँ पे मारा गया है। वहाँ से बच्चे के मन में राष्ट्रीयता की भावना आती है। हमारे बीच जलियांवाला बाग की घटना पे प्रकाश डालने के लिए श्री मल्हार कृष्ण गोखले जी हैं। आप 20 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संचार पे नियमित स्तंभ लेखन कर रहे हैं। विश्व संचार इनका विषय है। इतिहास संकलन समिति कोंकण प्रांत के आप सचिव हैं और लगभग 25 सालों से गंभीर पत्रकारिता लेखन कर रहे हैं। मैं गोखले साहब से निवेदन करता हूं कि आप पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालें कि क्या हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और हम उससे क्या सबक ले सकते हैं। जी नमस्कार। दिनांक 13 अप्रैल 1919 दोपहर को करीबन 1 बजे एक विमान पूरे अमृतसर शहर पर एक सैर करके गया। मैं बात बता रहा हूँ अमृतसर शहर की। वो दिन था बैसाखी का। आपको पता है कि बैसाखी ये पंजाब में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो उस त्योहार के लिए पूरे अमृतसर के नागरिक और आजू बाजू के देहातों के नागरिक स्वर्ण मंदिर में हमेशा आते रहते हैं, वैसे आए थे। स्वर्ण मंदिर से बिल्कुल नज़दीक जलियांवाला बाग, जिनको अक्सर हम लोग अंग्रेजी पत्रकारिता के वजह से जालियनवाला बाग ऐसे भ्रष्ट उच्चार से जानते हैं। मूल उच्चार है जलियांवाला बाग हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में। तो एक ऐसी पद्धति थी कि बैसाखी के दिन स्वर्ण मंदिर के आजू बाजू में मवेशियों का, बैलों का, घोड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। तो हमेशा का क्रम यह था कि पहले स्वर्ण मंदिर में जाके दर्शन करना, बाद में उस बाजार में एक चक्कर लगाना। जो चाहते थे कि कुछ मवेशी खरीदे वो खरीदते थे, या लोग ऐसे एक चक्कर लगा के फिर जलियांवाला बाग में जाकर बैठना, थोड़ा यहाँ वहाँ गपशप करना और फिर घर की तरफ निकलना, ये हमेशा का क्रम रहता था। अब ये जलियांवाला बाग यानी क्या थी? वास्तव में वहाँ पर कोई बगीचा था, झाड़ पेड़ थे, ऐसा नहीं था। कभी कभार रहे होंगे, पर अब यानी ये घटना जब घटी तब वो एक मैदान था कि जिसको बाग ऐसा कहा जाता था।
चारों तरफ बड़े बड़े मकान, बड़े यानी कोई 4 मंजिले वाला, कोई 6 मंजिले वाला, इससे ज़्यादा नहीं। आजकल जैसी टावर संस्कृति तब नहीं थी। ये 1919 की घटना है, 103 साल पहले की घटना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंजिले इमारतें। तो ऐसी उस बगीचे के या उस मैदान के चारों तरफ ऐसी कई इमारतें थी और मैदान में जाने के लिए 2 छोटी सी गलियां थी। उन गलियों से अगर गुजरते हैं तो मैदान में यानी बाग में पहुंचते हैं। तो उस दिन ठीक 4:30 बजे शाम को वहां पर एक सभा होने वाली थी, सार्वजनिक सभा, सबको उसका आमंत्रण था। अब ये सभा का वृत्त जब अमृतसर का मिलिट्री कमांडेंट कर्नल रेजिनाल्ड डायर, उसको जब पता चला ऐसा होने वाला है तो उसका बहुत संतप्त हो गया और उसने उसी दिन या यूँ कहें कि पहले दिन शाम को ही उसने पूरे शहर में संचार बंदी घोषित की थी। और वो घोषित करने के बावजूद भी उसको जब पता चला कि 4:30 बजे शाम को वहाँ पर सभा होने वाली है तो वो और गुस्से में आ गया और पहली उसकी गाज गिरी वो बाजार के ऊपर। ठीक 2 बजे यानी 19 अप्रैल को 2 बजे उसने उसके सैनिक या उसके पुलिस वहाँ उस बाजार में पहुँचे, मवेशियों के बाजार में, और उन्होंने कहा बाजार बंद करो। क्यों? वो हम कारण वगैरह कुछ देने की आवश्यकता नहीं, बाजार बंद करो। तो बाजार बंद हो गया। अभी कैसी परिस्थिति है देखिए कि जो दर्शन करने के लिए आ रहे थे वो लोग बाग की तरफ आ गए, बाजार बंद हो गया तो बाजार बंद होकर जो यानी लौट रहे थे वो लोग वहां पर आ गए और सभा के लिए जो इकट्ठा हो रहे थे वो भी लोग वहां आ गए। और डायर के पास उसकी खुफिया पुलिस से ऐसी सूचना पहुंचने लगी कि इस बाग में, जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे, कुछ हजारों की संख्या में हिंदू, सिख और मुसलमान, ये तीनों धर्मों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पता नहीं क्या होगा आगे जाकर। तो वास्तव में संख्या कितनी है, अपनी खुफिया लोगों के अनुसार उतनी है क्या, ये देखने के लिए डायर ने वह विमान भेजा था। वो विमान एक सैर लगा कर गया कि वास्तव में कितनी संख्या है और सचमुच कुछ हजारों में वो संख्या थी। ठीक 4:30 बजे सभा शुरू हो गई, पर सभा एकदम शांततापूर्ण थी। एक के बाद एक वक्ता आकर बोल रहे थे और सामने बैठे लोग जो थे वो भी शांतता से सुन रहे थे, यानी वहाँ पर कोई दंगा फसाद होने की कोई संभावना नहीं थी। पर यह बात डायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैंने संचार बंदी पूरे शहर में लागू कर दी है और सभा ले रहे हैं, क्या बात है, हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक 4:30 बजे जब सभा शुरू होकर कुछ समय बीत चुका था, डायर ने अपनी 90 सैनिकों की पलटन को कहा चलो हमें जाना है जलियांवाला बाग। और 90 सैनिक जलियांवाला बाग के पास आए। उसके पास 2 आर्मर्ड व्हीकल्स, 2 आर्मर्ड कार जिनको बोलते हैं, चिलखतधारी गाड़ी कि जिनके ऊपर मशीन गन लगाई होती है, ऐसी 2 गाड़ी उसके पास थी। 90 में से 50 लोगों के पास .303 ली एनफील्ड, ये एकदम उन दिनों की नई या लेटेस्ट कहेंगे ऐसी राइफल थी। अब देखते हैं तो बगीचे के अंदर जाने के लिए केवल 2 छोटी सी गलियां हैं, यानी आर्मर्ड कार उनसे नहीं जा पाएगी। तो उसने कहा यही रखो, यहीं पर उनकी नाकाबंदी लगा दो आर्मर्ड कार्स की। और बचे हुए 50 सैनिकों को लेकर, जिनके हाथ में बंदूक है, जनरल डायर और उसके साथ अमृतसर शहर का डिप्टी कमिश्नर आयरविंग, ये लोग बाग के अंदर पहुंचे और बाग को यानी मैदान को चारों तरफ से घेरा। अंदर से सभा चल रही है, चारों तरफ तो इमारतें हैं, घर है लोगों के, तो अंदर से उसने घेरा और कहा कि फायर, स्ट्रेट वे फायर। अभी देखो, किसी भी पुलिस की, मिलिट्री की एक पद्धति रहती है। कोई समझो एक जमाव इकट्ठा हुआ है और वो जमाव को डिस्पर्स करना है, वहां से भगाना है, तो पहले सूचना दी जाती है कि ये
आप जो कर रहे हैं वो कायदे से बाहर है, संचार बंदी लागू की है, तुरंत यहाँ से हटिए। अगर जमाव ने न माना तो पहले लाठी बरसाई जाती है, लाठी मार जिसको कहते हैं वो। अगर तब भी नहीं माना तो गोलियां बरसाई जाती है। पर कैसे? तो पहले लोगों के पैरों पर गोली मारी जाती है, यानी कुछ लोगों को गोली लगे, वो घायल हो, फिर लोग डरे और वहां से जो बचे हैं वो भाग जाए। यानी कम से कम लोग मरे, घायल हो सकते हैं, घायल होना ही चाहिए। हमारी क्या ताकत है इसका सामने वाले को अंदाज आना चाहिए, उसके मन में डर पैदा हो जाना चाहिए, पर लोग मरने नहीं चाहिए। ये एक प्रोसीजर है, एक पद्धति है। पर ऐसा कुछ भी किए बगैर डायर ने तुरंत आज्ञा दी, फायर। अभी फायर कहने पर सैनिक तो क्या, उनको ये यानी उनकी पद्धति है, उनका प्रोसीजर है कि फायर बोलते हैं तो फायर करना ही है। तो उन्होंने तुरंत गोलियां बरसाना शुरू किया। अथक 10 मिनट तक गोलियां बरसती रही। सामने वाले लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सीधा सीधा आकर फायर बोल देगा और गोलियां बरसाएगा। तो लोगों में हड़कंप मचा, लोग डर के मारे भागने लगे। कई लोगों ने वो जो बीच में कुआं था, बाग में बीच में कुआं था, कुएं में कूद गए कि शायद उसकी वजह से हम गोलियों की बौछार से बचें। और कई लोग गोलियों से बचने के लिए लेट गए, पर डर के मारे दौड़ने वाले लोगों ने उनको अपने पैरों तले कुचल दिया। पूरे बाग में जहां देखो वहां पर लोगों की चिल्लाहट ऐसी सुनने में आई। और ये कब रुका, ये गोलीबार, ये बौछार कब रुकी? तो 10 मिनटों के बाद जब कारतूस समाप्त हुए, जो लाया हुआ जो बारूद था, जो एमिनिशन था, वो जब खत्म हुआ तभी वो लोग रुके। और फिर डायर ने और आयरविंग ने देखा कि ऐसा जबरदस्त माहौल निर्माण हो गया है, कई लोग मर चुके हैं, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग घायल हो चुके हैं, और हमारा जो मकसद था कि इनके मन में डर पैदा होना चाहिए वो पूरा हो गया है। ये इन्होंने देखा और वो वहां से निकल गए कि अपना हेतु पूर्ण हो गया। अभी इसके बाद क्या हुआ? हाँ, एक मुद्दा बोलना रह गया कि बाहर आने के बाद वो बोला, अरे यार ये मशीन गन मैं अंदर नहीं ले जा पाया क्योंकि वो गली बहुत छोटी थी। अगर मशीन गन ले जाता अंदर वो तो फिर मुर्दों की राशियां रची होती। पर चलो जो हुआ वो भी ठीक है, ऐसे करके वो निकल गया। अभी तुरंत दूसरे दिन अमृतसर में, शहर में, पंजाब में और पूरे देश में जो हड़कंप मचा, जो विस्फोट हुआ, अरे क्या करके आ रहे हैं? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारा जो अंग्रेजों का राज है वो न्याय नीति के ऊपर चलने वाला है, और ये आप क्या कर रहे हैं? जो निहत्था जमाव वहां पर सभा के लिए इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर आप सीधे सीधे गोलियां बरसा रहे हैं। एक यानी जैसे युद्ध में चलता है वैसे आप उनको मार रहे हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना वो प्रतिकार कर रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं और आप उनको मार रहे हैं। क्या चल रहा है? बहुत जबरदस्त है। यानी मीडिया शायद आज के युग में जितना आक्रामक नहीं था उन दिनों में, फिर भी थोड़ा तो था। और ये यानी कत्ल हो गई ना बिल्कुल। तो मीडिया ने बहुत उग्र रूप धारण किया। अंग्रेजों का राज होने के बावजूद भी मीडिया सरकार पर टूट पड़ी कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने ये क्यों किया। और ये सारा मामला इंग्लैंड के पार्लियामेंट तक पहुंचा, केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। और यहाँ तक कि ब्रिटेन का युद्ध मंत्री तब विंस्टन चर्चिल था, उसने भी उद्गार निकाले कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अधिकारियों ने ऐसा करना बहुत गलत बात है। ये युद्ध मंत्री विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है। अभी एक तरफ ये तो सब चल रहा है, और दूसरी तरफ भारत सरकार की यानी अंग्रेजों के भारत सरकार की कोशिश क्या है कि मृतों का आंकड़ा कम से कम दे दें। तो एक तरफ अमृतसर सिटी का सिविल सर्जन, हर एक शहर का जो सिविल सर्जन रहता था उन दिनों में, वो सिविल सर्जन जो खुद ब्रिटिश है, वो बता रहा है कि अरे मैंने खुद कम से कम 1000 मुर्दे गिने। सिविल सर्जन बोल रहा है और सरकार बोल रहा है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 300 लोग मरे। 1000 कहाँ और 300 कहाँ। स्वामी श्रद्धानंद
जो उन दिनों में पंजाब के एक बहुत बड़े नेता थे, राजनीति में भी और धार्मिक नेता भी, आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने आंकड़ा लिखा है कि 1500 मृत, घायल कितने पता नहीं, वो तो अलग बात है। अभी इतना सारा हो हल्ला होने के बाद 2-4 महीने ऐसे ही गुजर गए और बाद में इंग्लैंड से हुक्म आया कि जो घटना घटी वो कुछ अच्छी नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसने प्रत्यक्ष फायर का हुक्म दिया, गोलीबार का, वो। और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पंजाब प्रांत का गवर्नर सर माइकल ओडवायर यानी आईएएस। इन दोनों को वापस अपने माय देश भेज दो, यानी उनको खालसा कर दिया। आईएएस कैडर से माइकल ओडवायर को बर्खास्त किया और मिलिट्री से जनरल डायर को बर्खास्त किया और दोनों को इंग्लैंड वापस भेज दिया। पर इन दोनों की धृष्टता, इन दोनों का यूँ कहेंगे एरोगेंस इतना ज़बरदस्त था कि ये सारा होने के बाद पूरे देश से, इतना ही नहीं इंग्लैंड से भी उनकी आलोचना होने के बाद ये दोनों क्या बोल रहे हैं? उनको ज़रा भी पछतावा नहीं था। वो बोल रहे थे कि हमने जो किया बराबर ही किया, हमारा काम क्या है? ये बोल रहा है मैं सिविल सर्वेंट हूँ, माइकल ओडवायर ये बोल रहा है मैं एक सेनापति हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है वो शासन सुदृढ़ रहे, शक्तिशाली रहे, ये देखना हमारा काम है। तो ये देखने के लिए हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल बराबर किया। अभी ऐसे करते वक्त थोड़े बहुत लोग अगर मर गए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो ये लोग सरकार के विरुद्ध दंगा फसाद करने के लिए ही वहाँ इकट्ठा हुए थे। इसका हमको यानी पक्का यकीन है, पक्का विश्वास है कि ये लोग दंगा फसाद करने वाले थे। केवल हमने इनको मारा, इसके लिए वो अभी शांत है। अभी केवल ये 13 अप्रैल की बात नहीं है, तो और 2 ही दिन हुए, यानी सर माइकल ओडवायर और जनरल डायर जिस बात को डर रहे थे उसका और एक नमूना 13 अप्रैल की बात मैंने आपको बताई, जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। केवल 2 ही दिन बाद 15 अप्रैल 1919 में पंजाब प्रांत में ही गुजरांवाला ये और एक गांव था या शहर था, वहां पर दंगा शुरू हो गया। यानी लोगों ने सरकार के विरुद्ध सीधा आक्रमण कर दिया, सरकारी ऑफिसों पर या और जो भी कुछ सरकारी आस्थापन रहेंगे उनके ऊपर। और माइकल ओडवायर इतना संतप्त हुआ कि उसने पुलिस को या मिलिट्री को नहीं भेजा, उसने सीधा रॉयल एयरफोर्स, सुनिए ठीक तरह, रॉयल एयरफोर्स को उसने कॉल किया और कहा कि सीधा बम चलाओ, पहले आप विमान में से मशीन गन की गोलियां बरसाओ और अगर दंगाइयों ने नहीं माना तो उनके ऊपर बम फेंको। यानी जो युद्ध में चलता है वैसा हुक्म एक गवर्नर, एक आईएएस ऑफिसर देता है अपने रॉयल एयरफोर्स के लोगों को। कितनी विचित्र बात है। और रॉयल एयरफोर्स ने हुक्म पर अमल किया और क्या हुआ? अभी सरकारी आंकड़े हैं, वास्तव कितने हैं पता नहीं, कि 12 लोग मृत हो गए और 27 लोग जख्मी हो गए। अभी आप ही सोचिए कि अगर कोई विमान अगर मशीन गन की बौछार करता है या बम फेंकता है तो क्या इतने कम लोग मरेंगे, इतने कम लोग घायल होंगे? वास्तव में कितने हो गए पता नहीं, पर ये सरकारी आंकड़े हैं। अच्छा, अभी हम ये बात सोचेंगे कि ऐसे एक जबरदस्त नृशंस नरसंहार पर सर माइकल ओडवायर या जनरल डायर क्यों उतर आए? ये इसका मूल कारण है कि यानी अंग्रेज ऐसे नहीं थे। क्यों? तो हम देखते हैं कि पुर्तगीज, जिनको हम फिरंगी बुलाते थे, या उनके पहले तुर्क, मुगल, ये लोग न्याय नीति वगैरह कुछ जानते नहीं थे। सामने वाला हमारा शत्रु है, उसको मारो, कत्ल करो, कत्ले आम। और हम वो जानते हैं ना, तैमूरलंग, चंगेज खान वगैरह लोगों ने मुंडियों के ढेर रचे थे, और ऐसे शत्रु के मुंडियों का ढेर रचना ये उनका एक छंद था। पुर्तगीज वैसे ही, अगर किसी सामने वाले आदमी ने अगर क्रिश्चियन बनने के लिए इनकार किया, धर्मांतरण के लिए इनकार किया, तो उसको वो एक खंबे को बांधते थे
उसके बदन पर पेट्रोल तो नहीं था पर तेल छिड़क के उसको आग लगा देते थे। यानी आदमियों को जिंदा जलाना उनको बहुत भाता था, उनको बहुत पसंद था, और इसमें कोई मैं अन्याय कर रहा हूं ऐसा उनको लगता ही नहीं था। अंग्रेजों का राज्य ऐसा नहीं था, यानी वो सारा जुल्म जबरदस्ती वो भी करते थे, भारत को लूटते ही थे, हमारे शत्रु ही थे, पर उनकी स्टाइल बहुत अलग थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि हम न्याय नीति से राज करेंगे। कोई भी आदमी उठकर कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक अंग्रेज है और दूसरा भारतीय है तो भारतीय जा ही नहीं सकता किसी न्यायालय में, ऐसा नहीं है। कोई भी जाओ न्याय मांगो तुमको मिलेगा। तो ऐसी राज्य व्यवस्था जब इतने नृशंस अत्याचार पर उतर आती है तो उसके पीछे कारण क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो वो थोड़ा हम जान लेते हैं। देखो, अभी अंग्रेजों का राज 1818 में शुरू हुआ ऐसा हम बोलते हैं, पर वो अंग्रेजों का ऑफिशियल राज नहीं था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के एक प्राइवेट कंपनी का राज। यानी कंपनी के बुरखे के आड़ में अंग्रेज ही राज कर रहे थे, पर एक्चुअली राज कौन कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, अधिकारी। अभी इन लोगों ने सारा भारत हमसे छीना, जानते हैं हम, रॉबर्ट क्लाइव, फिर वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड वेलेस्ली वगैरह वगैरह हम सब जानते हैं। इस ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के विरोध में सन 1857 में हमारे क्रांतिकारियों ने एक क्रांति खड़ी की। 1857 की क्रांति हम जानते हैं, वो असफल रही। पर असफल होने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा लेकर वो राज कर रहे थे वो मुखौटा फेंक दिया, और सन 1858 में यानी क्रांति असफल होने के बाद जब सभी जगह शांतता निर्माण हुई तब की उनकी जो रानी थी विक्टोरिया, उसका एक जाहिरनामा, डिक्लेरेशन सब जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह जाकर वो पढ़कर दिखाया कि अब तक तुम लोगों पर जो लोग राज कर रहे थे वो कंपनी सरकार था, वो हमारा सरकार ब्रिटिश सरकार नहीं था, वो कंपनी सरकार था। और अब वो कंपनी सरकार गया, उन्होंने जो कुछ अन्याय किया, जुल्म किए, वो छोड़ो आप। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट का रानी विक्टोरिया का बिल्कुल न्याय से चलने वाला राज भारत पर राज करने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, सुख में रहिए, हम आपकी लूटपाट नहीं करेंगे, हम न्याय से राज करेंगे। इसको बोलते हैं रानी का जाहिरनामा, डिक्लेरेशन ऑफ द क्वीन। ये पूरे भारत में जगह जगह पढ़कर बताया गया लोगों को। अभी पहले तो लोगों को लगा कि हाँ शायद ऐसे हो सकता है, पर अगले 20, 25, 40 साल में लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ नहीं है, ये सारा मुखौटा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी वही ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों को लूट रहे हैं, केवल लूट रहे हैं। तो धीरे धीरे क्रांति के प्रयत्न शुरू हो गए, लोग आगे बढ़ने लगे, संगठित होने लगे, और उनको लगने लगा कि हाँ हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। और ये बात अंग्रेजों के ध्यान में आई कि 1857 में ये लोग असफल हुए हैं, क्योंकि इनके पास संगठन नहीं था, इनके पास शस्त्र अस्त्र नहीं थे, इनके पास अच्छा नेतृत्व नहीं था। पर अब आगे जाकर ऐसा होना मुश्किल है। तब उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन 1905 में उसने बंगाल का विभाजन जाहिर किया। उसने कारण यह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बात, बंगाल इतना बड़ा प्रांत है तो मैं चाहता हूं कि उसका विभाजन करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट हम लोगों को चाहिए। वास्तव में वैसा नहीं था, हिंदू और मुस्लिमों का विभाजन करने का ही वो प्रथम प्रयत्न था। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया। पर इस विभाजन के विरुद्ध लाल बाल पाल, देखिए लाला लजपत राय यानी लाल पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, और पाल बिपिन चंद्र पाल बंगाल, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में सारे देश के लोग सहभागी थे, सवाल ही नहीं। पर पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल ये तीन प्रांत ज्यादा अग्रसर थे। तो इन तीन प्रांतों के लोगों ने बंगाल के विभाजन के विरोध में ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया
जबरदस्त आंदोलन कि 1911 में, यानी 6 साल आंदोलन चला। आप जानिए, समझ लीजिए, 1905 से 1911 तक 6 साल तक आंदोलन चलता रहा। कितने लोग जेल में गए, कितने लोग काले पानी पर गए, कितने लोग फांसी पर चढ़े, पता नहीं है। 1911 में क्या हुआ, तो अंग्रेज सरकार को विभाजन पीछे लेना पड़ा। यानी वो शतरंज की चालें रहती है ना, कि ऐसा नहीं है कि एकदम चेक और मेट, वैसा अंग्रेज हार गए इसका मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पर एक जो चाल अंग्रेजों ने चली थी, वो हमारे नेताओं ने, लाल बाल पाल, इन नेताओं ने वो चाल विफल कर दी। अंग्रेजों को अपनी चाल पीछे लेनी पड़ी, उनको बंगाल का जो विभाजन था वो पीछे लेना पड़ा। और अंग्रेज इतने डर गए कि उन्होंने तब तक उनकी जो राजधानी कलकत्ता थी वो वहां से शिफ्ट करके दिल्ली ले गए। ये भी जानिए कि तब तक राजधानी कलकत्ता थी, और 1911 में जब विभाजन पीछे लिया गया तो 1912 से देश की राजधानी दिल्ली बनी, उसके पहले नहीं थी। अब 1911 में तो ये हुआ, और 1912 में जब दिल्ली राजधानी बनी और वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज ये दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तब क्रांतिकारी इतने अब बलवान हो गए, उनका हौसला बढ़ गया कि अरे अंग्रेज हमको डरती है। सरकार ने अपना निर्णय पीछे लिया कि खुद वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज के हाथी पर, वो हाथी पर बैठकर घूम रहा था, यानी उसकी शोभा यात्रा चल रही थी, तो उस हाथी पर, लॉर्ड हार्डिंज पर बॉम्ब फेंका गया। क्रांतिकारक इतने उत्साह में आ गए। केवल हमारे देश के दुर्भाग्य से और हार्डिंज के सौभाग्य से वो बचा। बम गलत जगह फूटा और लॉर्ड हार्डिंज बचा। पर अंग्रेजों को मालूम पड़ा कि इनका हौसला बढ़ चुका है, तो क्या करें। ये वो जब सोच रहे थे कि क्या करें, इनको कैसा रोके, तब तक 2 ही साल में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, और देखते देखते वो पूरी दुनिया में फैल गया। अब ये मौका हाथ में लेने के लिए रासबिहारी घोष, रासबिहारी बसु, लाला हरदयाल और ऐसे कई लोग, अपने सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, अनेक देशभक्त पहले से ही यूरोप के अनेक देशों में और अमेरिका में जाकर प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रयत्नों का नाम है गदर नाम की एक पार्टी, गदर पक्ष, गदर यानी क्रांति। तो अंग्रेज अब अड़चन में है, ये सोचकर वो ऐसी चाल चल रहे थे कि अंग्रेजों के जो दुश्मन है वो हमारे मित्र है। अंग्रेजों के दुश्मन कौन है? जर्मनी और तुर्कस्तान। तो इन दोनों से मिलकर अपनी फौज लेकर, यानी गदर पार्टी की फौज लेकर, या हिंदुस्तान की जो फौज अंग्रेजों के साथ लड़ रही है उनको साथ में लेकर हिंदुस्तान में आए और देश को स्वतंत्र करे। ऐसा एक जबरदस्त प्रयत्न गदर पार्टी के माध्यम से अमेरिका में और यूरोप में चल रहा था। बहुत बड़ा प्रयत्न, बहुत बड़ा क्रांति का प्रयत्न। पर फिर एक बार एक बोलते हैं ना कि किस्मत का फांसा पलट गया और जर्मनी और तुर्कस्तान पराभूत हुए। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ये विजेता हो गए। तब भी यानी ये विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 तक, 4 साल तक युद्ध चल रहा था। और ठीक है, महायुद्ध तो समाप्त हो गया, इंग्लैंड या ब्रिटेन विजेता हो गया, पर उनका जो बल था, उनकी जो शक्ति थी, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्षति आई। इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत हम बलशाली हो गए और वो दुबले, ऐसा नहीं है, हमारी तुलना में नहीं, पर पहले वो जितने बलवान थे उतने वो अब रहे नहीं। तो गदर पार्टी ने फिर से हौसला बांधा, फिर से ढाढ़स बांधा कि चलो पहले जितना अभी अपनी जो संधि, अपना चांस जो है वो शायद कम है, फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे। और गदर पार्टी के माध्यम से पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में फिर से कुछ न कुछ करने की योजना बनने लगी। और सारा माहौल जो था वो अत्यंत अस्वस्थता का था।
अंग्रेजों को अपने खुफिया एजेंटों से कुछ मालूम ऐसा हो रहा था, जानकारी मिल रही थी कि कुछ जबरदस्त होने वाला है। क्या होने वाला है मालूम नहीं है। क्या बंदूकें आ रही है, क्या पिस्तौलें आ रही है, क्या तोपें आ रही है, या आदमी आ रहे हैं बाहर से, क्या आ रहा है वो तो पता नहीं, पर कुछ जबरदस्त होने वाला है। बोल नहीं सकते क्या होगा। यहां तक कि 1857 में जैसा विस्फोट हुआ, शायद वैसा भी हो सकता है। चौकन्ना रहिए, ऐसे ये सारे खुफिया एजेंट अपने मालिक को, अंग्रेजों को बता रहे थे। तो अंग्रेज डर रहे थे कि अरे केवल इतना ही पता हो रहा है अपने को कि कुछ हो रहा है, पर क्या कहीं पर शस्त्र आ रहे हैं मालूम नहीं, आदमी आ रहे हैं मालूम नहीं, क्या हो रहा है, कौन नेता है, कौन लोग संगठन बना रहे, कुछ भी मालूम नहीं। पर माहौल तो अस्वस्थता का है। ये जब उनको मालूम पड़ता गया कि अरे अस्वस्थता है, हमारे विरुद्ध बगावत होने वाली है, क्रांति होने वाली है, पर इनके नेता कौन है, आदमी कौन है, कितने शस्त्र है, योजना क्या है, कुछ भी अपने को पता नहीं चल रहा है। तो वो चिढ़ भी गए, संतप्त भी हुए, और उनके मन में भय पैदा हुआ। भय तो उनके मन में हमेशा रहता था कि हम लोग 5000 मील दूर से इस देश पर राज कर रहे हैं, हम संख्या में बहुत कम है, और ये लोग इतने ज्यादा है कि इकट्ठा आएंगे तो 5 मिनट में हमारी सत्ता समाप्त होगी। यह भय उनके मन में हमेशा रहता था। तो जब इस बैसाखी के दिन पर अमृतसर शहर में यह सारा जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, ऐसा सर माइकल ओडवायर को और उसके माध्यम से जनरल डायर को मालूम हुआ, तब वो संतप्त भी हुए और भयकंपित भी हुए कि शायद पता नहीं क्रांति की शुरुआत अमृतसर से ही होगी। स्वर्ण मंदिर नजदीक है कि जो हमेशा क्रांति को बढ़ावा देता है, और बैसाखी का त्योहार है, त्योहार के दिन अगर ये क्रांति कर देंगे कुछ भरोसा नहीं है, पूरी जनता हमारे विरुद्ध खड़ी हो सकती है। तो जब कोई ताकतवर आदमी जब भयकंपित होता है तो क्या सोचता है कि ये तो सामने वाला तो हमारा गुलाम है, हम मालिक है, हम ताकतवर है, और ये हमारे विरुद्ध बगावत करने जा रहा है, कुचल डालो, खत्म करो। ऐसी जो प्रतिक्रिया है, संताप और भय दोनों मिलकर, बस वही प्रतिक्रिया यहां पर माइकल ओडवायर और डायर की हुई। हमारे विरोध में बगावत कर रहे हैं, मार दो, खत्म कर दो, कत्ल कर दो। और उस भावना से उन्होंने, जो हमेशा का प्रोसीजर रहता है, पहले लाठी चार्ज करो, बाद में पैरों पर गोलियां बरसाओ, सब प्रोसीजर बाजू में रखा और सीधा हुक्म दिया, फायर, मारो, खत्म करो, जितने हो सकते हैं मार डालो। और इस भावना की वजह से ये अत्यंत नृशंस ऐसा नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ। बाद में क्या हुआ ये अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 शब्दों में कहता हूं कि दोनों को बर्खास्त करके वहां पर भेज दिया गया इंग्लैंड में। जनरल डायर इसके कुछ ही वर्षों बाद अपने मौत से मर गया, नेचुरल डेथ। यानी जिनको मालूम है वो कहते हैं कि बहुत तड़प तड़प कर मरा, पर हॉस्पिटल में मरा। पर सर माइकल ओडवायर इतना सब हादसा होने के बाद भी यही कहता रहा कि नहीं, मैंने जो किया वो सब बराबर किया है। सरदार उधम सिंह नाम का एक तरुण, जो ये जब घटना हुई तब 12 साल का बच्चा था और वहां उपस्थित था जलियांवाला बाग में, उसने 21 साल तक, 1919 से 1940 तक 21 साल तक ओडवायर का पीछा किया। तो वो खुद भी पढ़कर बड़ा हो गया, इंग्लैंड में गया, जहां जहां ओडवायर गया वहां वहां ये उसका पीछा करता रहा। और 1940 में एक दिन उसको संधि मिली कि इसको खत्म करे, और उसने लंदन के कैक्सटन नाम के हॉल में, सभागृह में, एक सभा के लिए जब सर माइकल ओडवायर वहां पर आया था, उसको गोली मारकर अपना प्रतिशोध, जलियांवाला बाग के करीबन 1500-200 हजार जो भी कुछ मृत होंगे उनकी हत्या का प्रतिशोध लेकर अपना प्रण भारत माता के प्रति जो था उसका उसने पूर्ण किया। तो मुझे लगता है कि घटना के बारे में मैंने कहा, घटना की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में कहा,
आखिर में कवि प्रदीप की जो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो कहकर मैं उन सारे बलिदानियों का और सरदार उधम सिंह का स्मरण करता हूँ। आप भी करिए। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। मल्हार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा विश्लेषण किया इसका और बड़ा विस्तार जो है ना उसकी घटना का पूरा घटनाक्रम भी रखा आपने। 1919 इससे पहले हम, आपने जैसे कहा कि 1857 में जो क्रांति सुलगी थी वो दब गई और 1919 में ये जलियांवाला बाग कांड हम देखते हैं। इस बीच में 40 घटनाएं हैं नरसंहार की, विशेष करके वनवासी क्षेत्रों में हुआ है। भील हमारे रहे, सिद्धू कानू रहे हों या छत्तीसगढ़ के हैं, माने पूरे भील और आदिवासियों का, आम सिविलियंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। 40 ऐसे नरसंहार उन्होंने किए हैं। जैसे बिरसा मुंडा को मारा गया था, उसके क्षेत्र में तो पूरी पहाड़ी पे लाशें ही बिछी हुई थी। ये सारी घटनाओं के बाद भी जो इम्पैक्ट हम जलियांवाला बाग का देखते हैं वह इनसे पहले वाली घटनाओं का क्यों नहीं हो पाया? ज़रा इस पर हम आपसे विचार जानेंगे। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अमृतसर शहर में हुआ। ये पहली सारी जो घटना हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा करके गांवों में हुई। जी, जंगल क्षेत्रों में हुआ है। और हाँ, और इसके लिए मीडिया ने यानी सरकार ने मीडिया को दबाकर ये सारी घटनाएं दबा दी। पर ये अमृतसर जैसे बड़े शहर में हुई, स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल बाजू में हुई और शायद इसके लिए मीडिया ने उसको अच्छी तरह उछाला, यानी आजकल जैसी बुरी प्रसिद्धि ना दी। और इसके लिए मुझे लगता है कि वो पूरे देश भर में, इतना ही नहीं पूरे विश्व भर में पहुंची। और नरसंहार होता है और निहत्थे लोगों पर जब गोलियां चलती है तब स्वाभाविक रूप से कोई भी जो पढ़ने वाला है वो संतप्त तो ज़रूर होगा। और शायद पहला विश्व युद्ध बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ था जी। और तब ये घटना घटी, तो लोगों का ये भी उनके मन में प्रश्न आया कि अरे अभी जो विश्व युद्ध हुआ उसमें भारत ने, यानी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की मदद की है और ये हमारे ऊपर ही गोलियां बरसा रहे, ये कौन सा न्याय है? जी। तो शायद ये संताप लोगों के मन में ज़्यादा उभर आया और इसके लिए उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा हुई, ऐसा मुझे लगता है। 13 लाख हमारे सैनिक जो थे, हम भारतीय, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में। बिल्कुल। और लगभग हम 50,000 हमारे लोग मारे गए सेना के रूप में। बाकी जो लोग आए थे उनको उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था। और उसके बाद उन्होंने एक काम किया कि हिंदुओं को और पंजाबियों को अलग उन्होंने बताया, सिखों को अलग बताया, जो नहीं थी वो जो फूट डाली गई है वो उस दौरान डाली गई है। और सिख सैनिक में कम किए गए, हिंदुओं को कम किया गया, मुस्लिमों को लाया गया। ये जो प्रचलन रहा जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारा विवाद हुआ, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। क्या जलियांवाला बाग कांड जो है इसलिए भी तो ज़्यादा सामने नहीं आता है कि उसने 2 बड़े सपूत हमें दिए, भगत सिंह और उधम सिंह। इन पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इनके यानी बताने वो उभर कर क्यों आए, तो उन्होंने आगे जाकर ऐसा कृत्य किया कि वो एक नायक के रूप में समाज के सामने आए। ऐसे और कहीं हो सकते हैं कि जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, और इन्होंने बाजू में रहकर या पर्दे के पीछे रहकर क्या क्या काम किए संगठन के, वो हमें आज पता ही नहीं है। कितना विशाल ये गदर पार्टी जो है वो इतना विशाल संगठन बना था। हमें आज आश्चर्य लगता है कि हमारे पास टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब जगह की सब तरह की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक। तब ये कुछ भी सुविधा उनके पास नहीं थी, शायद केवल टेलीग्राम या पत्र लेटर, इनके सिवा और कोई सुविधा उनके पास नहीं थी। इसके बावजूद पूरे विश्व में, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, बीच में हिंदुस्तान, यहाँ पर जापान, जर्मनी, सारी जगहों पर गदर पार्टी ने अपना जो एक जाल खड़ा किया था, वो कैसे किया होगा पता नहीं है। पर हमारे सामने केवल आते हैं उधम सिंह और भगत सिंह, और हमको लगता है कि अरे हाँ ये तो ज़बरदस्त है, और वो थे भी ज़बरदस्त, वो सवाल ही नहीं है।
पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये जानने की आवश्यकता है कि यानी जैसा फिल्मों में होता है, फिल्मों में ऐसा कहा जाता है कि अरे हमारे सामने अमिताभ बच्चन एक महानायक करके आता है, पर वो महानायक बनने के लिए उसके पीछे पटकथा लेखक और डायरेक्टर, दे आर द रियल हीरोज ऑफ एनी फिल्म, ऐसा बोला जाता है। जी जी। तो वैसे भगत सिंह और उधम सिंह के पीछे उनका जो संगठन है, वो संगठन का जाल खड़ा करने के लिए किन लोगों ने काम किया, आज हमें शायद ही उनका नाम पता है। लाला हरदयाल पता है, विष्णु गणेश पिंगले पता है, और कोई 8-10 नाम पता होंगे, पर बाकी लोग कहाँ हैं? वो किसी का भी नाम हमें पता नहीं है, उनका कार्य क्या है पता नहीं है, किस तरह उन्होंने ये जाल खड़ा किया ये भी पता नहीं है। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के 75 साल जो हम मना रहे हैं, तो ये सारा नेटवर्क, उसके बारे में हम और जानें, और उनका जो उसमें डेडिकेशन रहा होगा कि अपनी मातृभूमि के लिए मुझे ये करना है, शायद मेरा नाम हो ना हो पर मुझे ये करना है, ये जो समर्पण की भावना है, वो मुझे लगता है कि हमने अपने पाठकों के, दर्शकों के सामने लाना, ये बड़ी बात है, उससे प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, आपने पटकथा की बात की तो बड़ी अच्छी बात एक सामने आ गई है। 10 अप्रैल को 8 अंग्रेजों को मार दिया था अमृतसर शहर में। 3 दिनों के लिए उन्होंने कर्फ्यू चलाया, फिर उस दौरान में, उन 3 दिनों के दौरान लगभग 20 अंग्रेज और मारे गए थे और 8 भारतीय मारे गए हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग 13 तारीख को ये घटना होती है। तो क्या इसकी पृष्ठभूमि 10 तारीख को जो हुआ था उग्र प्रदर्शन वहाँ है, या उससे पहले जो एक उन्होंने भारतीय प्रतिरक्षा कानून लाया था उसमें आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सरदार उधम सिंह या सरदार भगत सिंह एक महानायक के रूप में हमारे सामने उभरे हैं, तो वो तो है ही, सवाल ही नहीं, महानायक है ही, पर हमने ये देखना चाहिए कि इनके पीछे कौन थे जी। उनका जो संगठन है वो कैसे बना। तो देखिए कि गदर पार्टी जब से विश्व युद्ध शुरू हुआ था उससे भी पहले पूरे विश्व में, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, एक तरफ यूरोप और हिंदुस्तान, इस पूरे विश्व में अपना जाल, अभी जाल ये शायद अच्छा शब्द नहीं है, पर जाल बिछा रही थी, अपना एक दल निर्माण कर रही थी कि सब लोग जाकर हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार पर टूट पड़े और अपने देश को स्वतंत्र करें। तो जैसे आज हम बोलते हैं ना कि अमिताभ बच्चन एक महानायक के रूप में अपने को स्क्रीन पर दिखता है, पर वो महानायक बने इसके पीछे जो लोगों की असल में मेहनत है, तो फिर वो पटकथा लेखक है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, वो हमारे सामने कभी आते नहीं है। तो उनके नाम, उनका कार्य और उनकी कार्य पद्धति, कि जब इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन भी शायद कुछ लोगों के पास है, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं है, तो केवल कौन से साधन है, तो एक टेलीग्राम, तार है, या तो फिर पत्र है। तो इन छोटे से संसाधनों के हाथ में होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसा संगठन खड़ा किया कि ताकतवर ब्रिटिशों को, बलाढ्य ब्रिटिशों को डर लगने लगा कि अरे कहाँ से और कैसे हमारे विरुद्ध क्रांति होने वाली है, पता नहीं है। इस संगठन के बारे में हम सोचे, सरदार उधम सिंह और भगत सिंह तो हमारे लिए प्रातस्मरणीय है, सवाल ही नहीं है, पर उनके पीछे ये अनेक अज्ञात लोग जो हैं, उनके बारे में अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली, ये स्वतंत्रता का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, तो उस कार्य पद्धति से हमको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि महानायक तो लाखों में एक होता है जी। हम तो सामान्य लोग हैं, पर सामान्य लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो किस तरह करें, इसकी प्रेरणा मुझे लगता है कि ये संगठन के विषय में अगर हमने ध्यान दिया, उसके बारे में हमने जानकारी ली और लोगों तक पहुंचाई, तो उससे अपने को मिलेगा। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।